लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से, जनता की बात, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर देश की जनता बुलंद होकर बोलती है, बेखौफ होकर बोलती है, बेधड़क होकर बोलती है। और आज का मुद्दा सबसे चर्चित पॉलिटिशियन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी खुद पूछ रहे हैं कि आखिर मैं किसकी बी टीम हूं। तो इस सवाल का जवाब लेंगे हम जनता से, साथ ही साथ जो कुंवारों पर बयान देकर घिर गए हैं ओवैसी, उस पर भी सुनेंगे हम अपने गेस्ट की राय। तमाम खास मेहमान का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखो कितना हंस रहे आप लोग, पूरे शादीशुदा है ना, हंस रहे। घर को गए तो हंस सकते, नहीं हंस सकते ना, तो आप हंस रहे बाहर हूं तो आके हम पे गुस्सा निकालते। तो मालूम हुआ कि अकेलापन इंसान के लिए ठीक नहीं है। मगर एक बात याद रखो, कभी अकेले नहीं रहना दुनिया में, समझे ना। हमेशा घर में कोई रहना। जिसके घर में कोई नहीं रहता उन्हें ऐसी निकलता, बेबहरा बोलते रहता, बगाओ बोलो बोलो बोलो, कुछ तो ही बोलो। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से मौजूद रहने वाले हैं, मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, नीति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं, और आरबी उपाध्याय जी भी अपनी उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में दर्ज करवाने वाले हैं। और शुरुआत में नीति जी के साथ ही करने जा रही हूँ। नीति जी, क्या लगता है आपको, आखिर असदुद्दीन ओवैसी किसकी बी टीम है? वो खुद ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आप हैदराबाद की राजनीति को समझें तो बीजेपी का तो वहाँ पे, अगर आप समझिए, ऑनेस्टली वजूद नहीं है। बीजेपी के लिए गेन की स्थिति है, लॉस की कोई स्थिति नहीं है। अब यहाँ पे जो मेन फाइट है वो कांग्रेस और AIMIM के बीच में है। कम से कम हैदराबाद जिला में अगर आप जाओ तो 45% के आसपास मुस्लिम आबादी है और बाकी हिंदू आबादी है। और पिछले जो इलेक्शंस हुए थे 2018 के विधानसभा के, उसमें 7 सीटें AIM के पास आई थी। अब वहाँ पे ये देखने वाली बात है कि दूसरे नंबर पर जो मेजॉरिटी थी आफ्टर AIM के, वो बीजेपी थी। तो ओवरऑल राहुल गांधी इस समय जो अटैक कर रहे हैं, वही अटैक वो यूपी की विधानसभा में भी कर रहे हैं कि कैसे मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की जाए, कैसे मुस्लिम वोट बैंक पे अटैक किया जाए, क्योंकि ओवैसी की स्ट्रेंथ वही है। तो ओवैसी तो बेचारे दोनों हाथों में तलवार लेके एक तरफ से बीजेपी पे भी वार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पे भी वार कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ओवैसी का जो AIMK का स्टैंड है वो केवल हैदराबाद में उसकी पहचान है, कहीं किसी और राज्य में उसकी पहचान है नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं और करते आए हैं आसिफ साहब, फिर वो इनडायरेक्टली राहुल गांधी पर अटैक क्यों कर रहे हैं, ये कह करके कि कुंवारे तो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जिनकी शादी हो जाती है वो बाहर आकर फिर भी हंस लेते हैं। देखिए जी, चुनाव चल रहा है। चुनाव के अंदर अभी कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले, वहाँ के चीफ मिनिस्टर की बेटी का नाम आया था, ईडी ने नाम लिया था, कविता जी का। और कैसा पैचअप हुआ नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ में उनका। वो बी टीम कहाँ चली गई ईडी, जो भूल गई उसको गिरफ्तार करने के लिए, दोबारा बुलाने के लिए। तो बी टीम ईडी है या फिर ओवैसी भाजपा की, तो तय पहले करना पड़ेगा बी टीम कौन किसकी है। हमें लगता है ईडी बड़ी बी टीम है हो चुकी है भाजपा की, जो कविता को अभी तक बुला नहीं पाई है। जो चुनाव चल रहा है वह कांग्रेस और राव के बीच में, लेकिन ओवैसी अब तीसरे भाजपा पे अटैक करने से बच रहे हैं हर जगह से। वो अगर बच रहे हैं, जो माहौल बनाने के भाजपा के काम करते हैं, वो ओवैसी बहुत अच्छा काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर के सारी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, अपने यहाँ चुनाव लड़ते हैं 7 सीटों पर। भाई आप भी अपने यहाँ सब पे लड़ लो ना, मना थोड़ा क्या है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो, आपकी अपनी पार्टी है, आप चुनाव लड़िए, जनता आपको जीता है, हराए बात की बात है। लेकिन जहां जहां भाजपा के आपको माहौल बनाना पड़ता है, वहां जाके तमाम सीटों पर चुनाव लड़ते हो। आपको ऐसी कौन सी दिक्कत हो रही है हैदराबाद के अंदर कि आप तमाम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? तो मैं इसलिए कहूंगा, सोचने की जरूरत नहीं है। जब जब भाजपा को, आप ये मान रहे हैं कि ओवैसी मुसलमानों के नेता नहीं है? नहीं, मुसलमानों के नेता तो कोई भी नहीं है। मुसलमानों को 47 के बाद नेता किसको माना? तमाम हिंदुओं को नेता माना, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, समाजवादी रही हो, ममता जी रही हो, या लालू का परिवार रहा हो। दिल्ली में तकरीरें देते हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, हम मुसलमानों के हक की बात करते हैं, न जाने क्या क्या। जो ये नारे उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिए, तमाम जगह चुनाव हार गए, दिल्ली में आके दिए वो हार गए।
तमाम जगह अगर मुसलमानों के नेता होते, मुसलमान अगर अपना नेता उन्हें मान रहे होते, तो जहाँ जहाँ रामपुर जैसे जिले के अंदर जहाँ 55% आबादी मुसलमानों की, वहाँ फाइट भी नहीं कर पाए वो। तो इसीलिए मैं कहूँगा बड़ी बात कह रहे हैं मनीष जी। मुसलमानों के नेता होने की बात असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी से उतारते हैं हिंदू कैंडिडेट को। फिर कैसे मुसलमानों के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, एक बात तो तय है कि ओवैसी नेता है, और जो नेता राजनीति कर रहा है उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, ये वो जानता होता है। और ये हमारे जैसे छोटे, हमारे और इनके जैसे छोटे नेता थोड़ी तय कर लेंगे वो क्या राजनीति घुमा के रही है। अरे अभी ये वो लोग हैं जो विपक्ष में भ्रष्टाचार से डूबे हुए लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए किसी की राजनीति कैसे चल रही है आप इसको फैसला कैसे करेंगे। आपको जब मतलब लगता है तो आप ओवैसी के पीछे पीछे चलने लगते हैं, आपको मौका मिलता है आप चरण चुम्बन करने लगते हो ओवैसी के, जब ओवैसी आपके खिलाफ होते हैं आपको प्रॉब्लम होने लगती है। अरे भाई आप अपनी तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अरे इनके कहने से क्या होता है, बीजेपी की बी टीम होती तो वो हमेशा मोदी जी को गालियां ना दे रहे होते। सबसे ज्यादा मुखर रूप से बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को अगर कोई गाली देता है इस देश में तो असदुद्दीन ओवैसी देते हैं, और उनके भाई देते हैं। उन्होंने कैसे कैसे, बल्कि उन्होंने तो कैसे कैसे बयान दिया, कमरुद्दीन ओवैसी ने ऐसे बयान दिए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो ये सब वो। अरे भाई इनके पास अगर कहने के लिए कुछ नहीं बचा तो ये कह दो कि जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अरे भाई ये सब बातें छोड़ दो। ठीक है, समझ गई। आरबी उपाध्याय जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं है तो फिर बीजेपी को फायदा कैसे पहुंच जाता है उनके बयानों से? देखिए, कहीं ना कहीं जो ओवैसी हैं वो मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, और कांग्रेस ये मानती है, और मानती नहीं है। एक्चुअल में कांग्रेस का ही वोट बैंक था मुस्लिम समुदाय, लेकिन जहाँ ओवैसी पहुँच जाते हैं वहाँ, चाहे बिहार का देख लीजिए, सीमांचल के जो राज्य थे वहाँ पर खेल बिगाड़ा कांग्रेस का, तो AIMIM नहीं बिगाड़ा, ओवैसी बंधुओं नहीं बिगाड़ा वहाँ पर। क्यों? बहुत सारा वोट जो कांग्रेस को जाना चाहिए, मैं कहता हूँ अगर 5% वोट भी वो अगर शिफ्ट हो गया ओवैसी की तरफ तो वो डायरेक्ट नुकसान कांग्रेस को होता है। और उनका जो टारगेट रहता है वो दोनों पार्टियों को इसलिए टारगेट करते हैं कि कहीं समाज में ये मैसेज न चला जाए कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इसी कड़ी में वो उस तरह की व्यवहार या उस तरह के बयान देते हैं जिससे समाज में मैसेज ये जाए कि भाई न ये बीजेपी के हैं न कांग्रेस के हैं, ये समाज की बात करते हैं, ये समुदाय की बात करते हैं। और इसी कड़ी में बहुत आगे निकल जाते हैं। पुलिस हटाने वाला बयान अभी मनीष जी ने भी बताया, फिर वो चले जाते हैं फिलिस्तीनियों के समर्थन में। वो ये कोशिश करते हैं कि भाई अगर कोई नेता है मुसलमानों का सच्ची रूप से तो वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। बाकी कांग्रेस और बीजेपी दूसरे, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, वो सिर्फ यूज करती है, यूज एंड थ्रो। ठीक है खेमचंद जी, फिर ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी अपने आप को ओवैसी जो है वो मुसलमानों का नेता बताते हैं, इवन मसीहा बताते हैं, लेकिन जब कैंडिडेट उतारने की बात आती है तो वो हिंदू कैंडिडेट्स को प्राथमिकता देते हैं? ये सच है 100%, उन्होंने खुद कबूला है इंटरव्यू में। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। मैंने आपकी हेडिंग है किसकी बी टीम। भारत में कट्टरपंथियों को किसने पैदा किया, किसने सपोर्ट किया, किसने अपीज किया? तो एक पार्टी का नाम आता है वो कांग्रेस। केरल में किसके साथ उन्होंने गठबंधन किया, पश्चिम बंगाल में किसके साथ गठबंधन किया, ओवैसी को भी उन्होंने टैक्टिकल कैसे यूज किया। हैदराबाद में वो खड़े ही नहीं होते, कांग्रेस ने उनको खड़ा किया, और आज कांग्रेस आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पे। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है, वो मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, किसी को भी कहीं से भी लड़ा सकता है। अरे हैदराबाद से लड़ते हैं, खड़ा किसने किया, उनको मजबूत किसने किया? कांग्रेस ने किया। और आरोप हम पे लगाते हो, हमने तो जोरदार टक्कर वहां पे दी। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जोरदार जो प्रदर्शन किया वो ओवैसी के खिलाफ किया। हम तो नेक टू नेक उनसे लड़ रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई हमारी उनसे है। हर जगह हमारा डिफरेंस है, हमारी बी टीम बताते हैं। अरे ना वो हमारे साथ बैठना चाहते हैं, ना हम उनके साथ बैठना चाहते हैं, ना हमारा कार्यकर्ता उनके साथ बैठना चाहता है, ना उनका कार्यकर्ता हमारे साथ बैठना चाहता है। सामंजस्य किसका है? कांग्रेस का है। अब इनसे ना उगला जा रहा है और ना ये अंदर लेके जा पा रहे हैं, क्योंकि इनको हिंदूवादी भी दिखाना है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, अगर अब ये अपने आप को कट्टरपंथी दिखाते हैं, मुस्लिम प्रेमी दिखाते हैं, तो इनको लगता है कि मध्य प्रदेश हाथ से चला जाएगा, छत्तीसगढ़ हाथ से चला जाएगा, राजस्थान हाथ से चला जाएगा। तो अब ये गफलत में है।
क्योंकि ये हारने जा रहे हैं। अगर गफलत में नहीं होते तो ओवैसी को ये गोद में बिठा लेते, साथ में लेके चलते। अब कंफ्यूज है, कंफ्यूज में तो ऐसे ही जनता से जान लेते हैं जनता की राय क्या है, जनता क्या सोचती है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी किसकी बी टीम है और जो उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर इनडायरेक्टली निशाना साधा है वो कितना सही है, क्या लगता है आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी जी है ना, वो अपने आप में बी सी डी टीम खुद ही हैं ना, वो किसी भी पार्टी की बी और डी टीम नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि मुसलमानों को वो मसीहा अपने आप को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो हर कोई चाहता है। मतलब कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने समाज के लिए नहीं खड़ी हो रही? आप उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, बिहार से ले लीजिए, कहीं से भी पकड़ के ले लीजिए, ये बनी हुई बात है कि अपने समाज के लिए हर कोई खड़ा होना चाहता है। लेकिन ऐसा मैंने कट्टर विरोधी है मोदी जी का, किसी पार्टी को नहीं देखा जितना असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। और आप ये कह रहे हैं उनको बी टीम, उनके भाषण सुना आप, उनके मतलब एक अधिवक्त, वो इतने बड़े वरिष्ठ वकील होते हुए भी ऐसी ऐसी भाषा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उसको बी टीम आप बता रहे हैं। मैं तो नहीं मानता ये बी टीम है, मैं तो ये मानता हूँ कांग्रेस की बी टीम है, मेरा अपना मानना है। क्यों कि जिस अल्पसंख्यक समुदाय को वो अपना वोट में मानता है वही ओवैसी जी मानते हैं। अब भाई ने कहा कि वो हिंदू क्यों लड़ाते हैं, हिंदू इसलिए लड़ाते हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था हर पार्टी को फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी समुदाय की पार्टी हो या किसी समाज की पार्टी हो। नहीं तो फिर इसके जरिए वो मुसलमानों को पीछा कर देते हैं ना, पीछे कर देते हैं। जो मुसलमान कैंडिडेट खड़े हुए मांग रहे टिकट, उनको खड़े नहीं करते। नहीं तो फिर कल को आप ये कहोगे कि इसने इन्होंने सिर्फ एक ही पार्टी को प्रमोट किया, फिर वो उसको मुसलमानों के मसीहा बताते हैं अपने नहीं, आप को। बताना एक अलग चीज है और होना अलग चीज है, दो इसका अंतर आपको समझना पड़ेगा। मसीहा बताने में और होने में अंतर होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यानी कि जनता के साथ धोखा कुल मिलाकर के। सब पार्टियां कर रही हैं। ठीक है, बोलिए भैया। देखिए, जो ओवैसी के लिए कहते हैं ना कि वो भाजपा की बी टीम है, एक्चुअल में जो ये तुष्टीकरण कांग्रेस करती आई है ना, जब उस पर आघात कोई पार्टी कर रही है, क्षेत्रीय पार्टी कर रही है, तो उसको जोड़ा जाता है किससे? इससे पहले ये आम आदमी पार्टी भी इनकी दुश्मन हुआ करती थी, मगर आज क्या है, ये दोस्त हो गए। पहले वो उसको कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताया करता था, मगर आज उन्हीं के गोद में बैठे हैं, उन्हीं को अपने अलायंस में लिया है। आज दिक्कत ये है कि इनका जो तुष्टीकरण की वजह से जो मुस्लिम वोटर इनके साथ था ना, वो आज बिखरता नजर आ रहा है। इस बात की चिंता है और कुछ नहीं है। मुद्दा वही है, आज भी तुष्टीकरण वहां पे हावी है कि वोट बटे ना। क्या कमलनाथ, क्या राजस्थान में, क्या छत्तीसगढ़ में मुस्लिम वोटर को कैसे खुश करना है, उसकी सारी चिंता कर रहे हैं, मगर हिंदुओं की कोई नहीं सुन रहा। वहां पे हिंदुओं के ऊपर, उनके धर्म के ऊपर बयान आते हैं तो इनकी चुप्पी रहती है, मगर ओवैसी या कोई और बयान दे दे हिंदू धर्म के ऊपर, सारे उसके समर्थन में आ जाते हैं। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं तो हिंदुओं का कोई नहीं है आज के टाइम पर। हिंदुओं का कोई नहीं है, कौन मानता है ये? कौन मानता है कि हिंदुओं का आज के टाइम पे कोई नहीं है? हाँ, इंडिया अलायंस पे। देखिए, हिंदुओं की जो बात है तो भाजपा हमेशा सबका साथ, सबके विकास से बढ़ ना तुष्टीकरण की राजनीति ना कोई। ओवैसी का अपने आप को कैसे मीडिया में आना है, कैसे फेमस होना है, तो उसने अलग बयान देने हैं। जब बात आती तो 15 मिनट के लिए पुलिस दे दीजिए, मैं एक कतला आम मचा दूंगा। न वो मुस्लिम के मसीहा है, न हिंदू के हैं। वो सिर्फ अपनी राजनीति फायदे और रोटे सेकने के लिए, कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति और इस देश के मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हमेशा रचते हैं और उन्होंने विस्तार नहीं करना। आप जब कह रहे कि हिंदुओं को टिकट देते हैं तो उनकी मानसिक सोच है, उनकी राजनीतिक सोच है। वो हिंदुओं को टिकट दे, किसको टिकट दे, उसका पार्टी हिंदू। ठीक है, नीति जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन आसिफ साहब से समझना चाहूंगी, एक मुसलमान होने के नाते, खुद मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन आसिफ साहब मसीहा बताते हैं नेताजी ओवैसी साहब अपने आप को, कितने काम किए उन्होंने मुसलमानों के लिए? सिर्फ वहां पर खड़े होकर तकरीरें देने के अलावा, नारे लगाने के अलावा, इसका इस्तकबाल हो, ये हो, वो हो, फिलिस्तीन की जय हो, ये सब करने के अलावा? वो नारेबाजी के अलावा करते ही क्या है? नारेबाजी करके माहौल को क्रिएट करना है। उन्होंने काम किया होता तो हिंदुस्तान की आम जनता, जो मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप, अलग अलग स्टेट से जिता की भेजती, नहीं जिता है ना, सब जगह हरा के उन्हें भेज देते हैं। मैंने कहा ना, माहौल बनाने का काम करते हैं वो, सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। अब मध्य प्रदेश में कल चुनाव होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कल चुनाव हो रहा है, नरेंद्र तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन ईडी बी टीम जो है भाजपा की सबसे बड़ी, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। बाकी तमाम जगह आंखें खुल जाएंगी। यहाँ डर लग रहा है नरेंद्र तोमर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उन्हें संबंध भेजने के लिए। हम आज
ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, आप उन पर रहिए। नहीं, बी टीम की बात करें, बी टीम को दोनों टीम है ना, बी टीम भी ओवैसी साहब तो है ही है, लेकिन जो बड़ी टीम है जो सब जगह जाके भाजपा से पहले पहुंचती है, आज नरेंद्र तोमर के बेटे घर क्यों नहीं पहुंच रही? नरेंद्र तोमर के घर क्यों नहीं पहुंची दिल्ली के अंदर? क्यों नोटिस नहीं भेज रही उन्हें? खुले वीडियो चर्चा का विषय है तमाम के मोबाइल के अंदर, मैं भी आपको दे दूंगा वीडियो, आप देख के आप चले जाइएगा। तमाम वीडियो जा रहे हैं, लेकिन ईडी को ख्याल नहीं आ रहा क्योंकि वो भी टीम है। इसीलिए मैं कहूंगा जिस तरीके भाजपा 2 जगह जो वोट डल चुके हैं वहां चुनाव हार गई, और कल जहाँ 2 स्टेटों में बचाव चुनाव चल रहा है वहां हारी भाजपा, 5 जगह चुनाव हार रही है। भाजपा की बौखलाहट बता रही है, किस तरीके की बौखलाहट है माहौल को चेंज करने की। ठीक है, ईडी दूसरी बी टीम साबित हो रही है, ऐसा है क्या नीति जी? देखिए, अगर ओवैसी जी बी टीम होते तो पिछले चुनाव में 100 प्रत्याशी यूपी में उन्होंने खड़े करे थे, 99 उनके जो हैं प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। अगर बीजेपी को फायदा देना होता तो वो 100 सीटें वहां पे नहीं अपने प्रत्याशी खड़ी करते, और उसके बाद उनको पता था कि वहां पे उनकी कहीं से भी स्टैंडिंग नहीं है। इस देश को समझने की आवश्यकता है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की और कास्ट सेंसस लाके इसका ध्रुवीकरण की राजनीति में वो फोकस करके बैठा हुआ है कि कैसे समाज को जाति और धर्म के नाम पे तोड़ा जाए। क्योंकि केंद्र में अगर कोई भी सेवाएं निकलती हैं, केंद्र से अगर सेवाएं निकलती है किसी भी राज्य के लिए, यूपी में अगर हमने अगर 3 आप ये बोलिए कि देश के राष्ट्रपति के बारे में गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी कहते हैं ओबीसी से है, और महिला को कहते हैं आदिवासी है। ये देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले जाति और उसके अंदर बांटते हैं, और नहीं बांटता। ये प्रधानमंत्री शुरू किया है, अब खेलना पड़ा प्रधानमंत्री को, कैसी सोच के आती है मालूम है? क्या कह रहे प्रधानमंत्री, घटिया कह रहे प्रधानमंत्री को, अब प्रधानमंत्री घटिया कह रहे हैं, ये बाहियत कम सुनिए, देश के प्रधानमंत्री घटिया कह रहे हैं, बीच में बोलिए, चुप रहिए, घटिया कह रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री घटिया कह रहे हैं, आपकी सोच घटिया, देश के प्रधानमंत्री घटिया कह रहे हैं आप। देखिए, सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, इसलिए जहां कांग्रेस को नहीं बोलना हुआ था आम आदमी पार्टी को खड़ा कर देते हैं। इन सब में आम आदमी पार्टी इतना मजा ले रही है कि कांग्रेस को जब चाहे तब चाकू मार रही है चुपके से। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं शीला दीक्षित चोर है, कांग्रेस कहती नहीं हम आम आदमी पार्टी को समर्थन करेंगे। उधर केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के चरण चुम्बन करने पहुंच जाते हैं, कहते भाई कैसे भी करके हमें विपक्ष में शामिल कर लो, और वो उन्हें विपक्ष में शामिल करने को तैयार नहीं, टाइम देने को तैयार नहीं। आम आदमी कांग्रेस के पैर छूने में लगी है और कांग्रेस भाग लगी है। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम ना होती तो मध्य प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ रही, जबकि उसे पता है मध्य प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के वोट काटने के लिए जब आम आदमी पार्टी खड़ी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? जाहिर है ये अपनी आवाज, जहां कांग्रेस की आवाज कमजोर है, जहां उन्हें लगता है कि हम लोग चीनियों से मिले हुए हैं, हम लोग चीनियों से एग्रीमेंट कर लेते हैं, पर्सनली मिल लेते हैं, हम नहीं बोल सकते, एक काम करते हैं आम आदमी पार्टी कान में कहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को फोन पे कू कहते कू, और अब आवाज पहुंच जाती है और ये फिर वो शुरू हो जाते हैं, ये चोर है, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, शीला दीक्षित चोर है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम में, बाकी कौन किसकी टीम है अपने को आइडिया नहीं है। ठीक है, खेमचंद जी आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मित्र ये दिखाना चाहते हैं कि कविता से इनका कोई संपर्क नहीं है। कविता जी का भी नंबर आएगा, केजरीवाल जी का भी नंबर आएगा, केजरीवाल जी को भी नोटिस आया है, और कविता का जब बार-बार नाम आया है तो मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है। अब आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। अरे सुन लो, हम चुप थोड़ी होंगे, ये सरकार का काम नहीं है, ये एजेंसी का काम है, एजेंसी अपना काम कर रही है। और ये लोग पहले कांग्रेस को करप्ट कहते थे, आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। वो कांग्रेस जो पहले लेफ्ट की धुर विरोधी हुआ करती थी, आज वो लेफ्ट के साथ में है। ये लोग, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटना है, धर्म के आधार पे बरगलाना है, धर्म के आधार पे इनको वोट बटोरने। नहीं तो फिलिस्तीन का भारत के इलेक्शन में क्या काम? फिलिस्तीन जिंदाबाद, हमास जिंदाबाद। अरे हमास को आप जिंदाबाद कैसे कह सकते हो? भारत का एक न्यूट्रल स्टैंड है, ना फिलिस्तीन के साथ है ना इसराइल के साथ है, हम हमास के खिलाफ है। और ये लोग हमास को जिंदाबाद, हमास के साथ खड़े, उसके पक्ष में रैलियां निकाल रहे। ये अपने आप में दिखाता है ये लोग कट्टरपंथी है, अपीलमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। धिक्कार ऐसे लोगों पे, इनको शर्म आनी चाहिए कि आप हमास जैसे उग्रवादी संगठन का साथ दे रहे हैं और भारत में कट्टरपंथ फैलाने की बात कर रहे हैं। जनता की बात कर लेते हैं, जनता से सुन लेते हैं जनता क्या सोचती है। मैडम, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते थे कि मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान ISIS हमारी मदद करे, ISIS हमारी मदद करे। और ये लोग ये कह रहे हैं ओवैसी के बारे में, तो ओवैसी का विरोध तो आज तक कांग्रेस ने भी नहीं किया है, तो फिर भाई वो बी टीम बोलने का कोई फायदा नहीं। और बात आती है कि ईडी और CBI की,
तो ईडी और सीबीआई ने अगर अरेस्ट किया है तो भाई कोर्ट ने तुम्हें जमानत भी नहीं दी है, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, और चाहे आने वाले समय में केजरीवाल हो, और चाहे कांग्रेस के भी कोई पार्टी के लोग हो। एनसीपी का एक नेता है जो कि वहाँ पे गृह मंत्री रहा है, अनिल देशमुख, मैडम वो भी जेल में ही है। तो इन लोगों को ईडी सीबीआई पे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और इन लोगों का पाकिस्तान से गठबंधन है कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस के हाथ में कटोरा आया, वैसे पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों के हाथ में ही कटोरा आ गया। ये ठीक है। यहाँ कौन क्या कहना चाहता है, बोलिए। एक चीज कहूंगा, ये भाई साहब कह रहे हैं मैं पूरी पार्टियों से सिर्फ भाजपा एक पार्टी है जो काम गिनवा रही है, आज हर एक रैली में अपने रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, मगर कांग्रेस अडानी टीवी ऑन करेंगे, अडानी के अकाउंट में पैसे जाएंगे, अडानी सिर्फ यही चल रहा है। और मोदी हटाने की बात चल रही है, वो अपने काम दिखा रहे हैं मिनॉरिटी के लिए। मैं स्पेशली इन भाई साहब को बोलता हूँ, आप ओवैसी की पार्टी कहते हैं, मुस्लिम की पार्टी कहते हैं, सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम को लिए किसी ने काम किया है इन 9 सालों में, स्कॉलरशिप देखिए कि मुस्लिम बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिली है, उनकी शादी के लिए लैपटॉप, ग्रेजुएशन के बाद उनको लैपटॉप मिल रहा है। और सबसे बड़ी आवास योजना में 31% भागीदारी जो है मुस्लिम परिवारों की, वहां हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम की अगर किसी ने हिंदुस्तान में जड़ रखी है वो कांग्रेस पार्टी ने रखी है, और उनको फॉलो किया है इनके अलायंस पार्टनर ने। तुष्टीकरण, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के ऊपर इनकी राजनीति चलती है। आज काम के आधार पर घर मिल रहे हैं, आज कई ऐसी योजनाएं डायरेक्ट उनको मिल रही हैं, तो वो मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। चुभन इस चीज की है, इनको दिक्कत इस चीज की है। तो क्या मान लिया जाए कि ओवैसी जो है वो बी टीम नहीं है, बीजेपी की? कोई बोलना चाहता है यहाँ से? टीम है, ओवैसी बी टीम है, वो एडवोकेट हैं और वो अपने समाज के लिए सिर्फ अपना झंडा फहरा रहे हैं। मोदी जी का कोई काम ना देश का कोई काम कर रहे हैं। वो अपना, अगर वो अपने समाज के लिए झंडा फहराते हैं, यानी कि मुसलमानों के लिए, तो जब चुनाव आते हैं तो मुसलमान कैंडिडेट को क्यों नहीं उतारते हैं सबके सब? वो तो हिंदू कैंडिडेट को भी उतारते हैं। बिहार में मुसलमानों को उतारेंगे और दूसरा उनके पास जाएगा कौन? उनके पास जा भी कोई नहीं रहा है, जाएगा तब ना टिकट देंगे। उनके पास कोई नहीं जा रहा है, वो उसी को बटोर करके। बिहार में भी, हम बिहार से हैं, बिहार के लोगों को वहाँ बाजार लगाए हैं, 3-4 सीट लाए हैं, मुसलमान एरिया में लाए हैं, दूसरी जगह नहीं जाए। ऐसा तो नहीं कि वैसे मुसलमानों को भी धोखा ही दे रहे हो? उनको धोखा ही दे रहे हैं, वकील तो धोखा देता है ना। वकील है, वकील वकालत किए हैं, उनको सब पता है। हमको एक चीज का जवाब दीजिए ना, देश की आजादी के समय कांग्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पटेल सब जो बैरिस्टरे थे, तो काहे ने भगत सिंह को बचा लिए थे? भगत सिंह फलना के शब्द अम्बेडकर भी थे, तो काहे नहीं बचा लिए? किसी ने नहीं बचाया। देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सब डंडेबाजी कर रहा है। देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा। मनीष जी, ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल राज कराएंगे और सत्येंद्र इसी की बात कर रहे थे आप, अरविंद केजरीवाल, खासी मोहब्बत है आपको? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये बात कही कि ये कांग्रेस की टीम है, कांग्रेस कह रही है भाजपा की बी टीम, भाजपा कह रही है कांग्रेस की बी टीम है, ऐसे ही मेरे मन में भी ये प्रश्न उठा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस की बी टीम है, ये भाजपा की बी टीम है? ये भी हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस के वोट काटते हैं, अगर वो छत्तीसगढ़ और एमपी में चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं वो भाजपा के वोट तो काट नहीं पाएंगे, वो कांग्रेस के वोट काट के कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी बड़ी डाउट है, शंका है। खैर, तो क्या गठबंधन एक ढोंग है? गठबंधन ढोंग नहीं है, गठबंधन अब अस्तित्व में ही नहीं है। ये तो ढोंग इसलिए क्योंकि अपना चेहरा बनाने के लिए कि कई तरह के गीदड़ घूम रहे हैं, उन्होंने कहा गीदड़ों की सरकार बन नहीं सकती, एक काम करते शेर का मुखौटा पहन लेते, तो शेर के 10 मुखौटे बनवाए, कहीं नीतीश कुमार ने पहन लिया, कहीं केजरीवाल ने पहन लिया, कहीं ममता ने लिया, सबको नजर आ रहा है बड़े सारे शेर हैं। पास जाके देखो, खोजाओ तो अरे बताए थे हाँ मैं तो शेर नहीं हूँ। तो मतलब कोई इस लायक नहीं है जिसको प्रधानमंत्री देश का समझा जाए, ऐसा है क्या आरबी उपाध्याय जी? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, मुझे बताएं, पहले जब इंदिरा प्रधानमंत्री, तब इंदिरा के बाद कौन, उसके बाद कोई दूसरा आया ना। तो देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और वैसे भी मैं ये देखता हूँ, कोई मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री है, सीएम है, वो करता क्या है? करते तो एक टीम है, जो IAS IPS जो होते हैं वही बनाते हैं। बस एक गाइडलाइन दे दी, गरीबों के लिए बना दो, बना देंगे वो। इनको क्या है, इनका कुछ नहीं है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि भी कोई नहीं है। जिसको जनता चुनेगी, वोट करेगी, जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो एक लोकतंत्र का नियम है, कोई मेरे कहने से नहीं। लेकिन अगर गठबंधन को वोट किया जाएगा तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा?
गठबंधन में जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। जो सबसे बड़ा दल होगा जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी प्रधानमंत्री बनेगा। अरे नीतीश कुमार के पास ज्यादा सीटें होंगी नीतीश कुमार बनेगा। ये तो सीटों की जिसकी जितनी संख्या। नीतीश कुमार तो कुछ और ही ज्ञान दे रहे हैं विधानसभा में। उसने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। देखिए जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जिसकी सीटें सबसे ज्यादा होंगी तो राहुल गांधी रहेंगे। वो तो छोड़िए, नीतीश कुमार खुद बिहार में अपने लिए कुछ नहीं ला पा रहे हैं, वो बीजेपी के साथ लग जाते हैं, फिर आरजेडी के साथ लग जाते हैं। आप कह रहे हैं अगर नीतीश कुमार की ज्यादा होंगे तो वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री, संभव कैसे? देखिए जिसकी सीटें ज्यादा होंगी, जिसके लोकसभा के सदस्य ज्यादा होंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। चाहे वो नीतीश कुमार के ज्यादा अभी सांसद जीत के आए, चाहे वो कांग्रेस के जीत के आए, जिसके पास ज्यादा होंगे वही बनेगा। अरे डाउट नहीं, क्लियर है भाई, लोकतंत्र की प्रक्रिया ये है। बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी, प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। अगर कांग्रेस के पास ज्यादा होती कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता। जो लोकतंत्र है, कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं ये जनता तय करती है, हम लोग तय नहीं कर सकते। ये जनता। मनीष जी आ रही हूँ। खेमचंद जी, अगर इतनी ही मोहब्बत ओवैसी साहब को कांग्रेस पार्टी से होती तो क्या वो इनडायरेक्टली ये बोलते कि कुंवारे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं? नहीं, कुंवारे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है, वहाँ पे तो एक ही कुंवारा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन नंबर 1 है, ये तो बिल्कुल सिद्ध है। अभी हमारे सीनियर साथी ने कहा कि नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम टीम करती है। आज भी वही सेना है, वही आईएएस है, वही आईपीएस है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो काम करने की इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, उसकी वजह से आज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। नेता ही तय करता है, नेता ही डायरेक्शन देता है, नेता की वजह से ही नीचे जो चीजें हैं वो उसकी स्पीड तय होती है। तो आज जो स्पीड है वो नेता की वजह से, मोदी जी की वजह से। आज हमारा देश स्ट्रांग है तो मोदी जी की वजह से, क्योंकि वो करना चाहते हैं, कर रहे हैं और वो करके ही जाना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमें टाइम पास करना है, वो कहते हैं कि टाइम पास करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ, मैं स्टार्ट भी करूंगा, शिलान्यास भी करूंगा। आईएम्स का भी उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन भी किया, एम्स का भी उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, बड़े बड़े हाईवे का उन्होंने, वंदे भारत का भी किया, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उन्होंने ठीक है, आपने सब गिना दिया। आरपी उपाध्याय जी, आप क्या काउंटर करना चाह रहे हैं? देखिए बिल्कुल नहीं है, जैसा इन्होंने कहा अभी देश मजबूत हो रहा है। कहाँ मजबूत हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप करें देश। अरे नारे से नहीं, ये देश नारों से नहीं चलता है, ये देश नारों से नहीं चलता है। अरे पहले कहते थे भाई कि रुपया गिरता है तो देश की साख गिर जाती है। आज रुपए की क्या कीमत है? डॉलर कहाँ पहुंच गया? महंगाई कहाँ चली गई? अरे बेरोजगारी कहाँ चली गई? और आप कहते हैं अरे बेरोजगारी आपके पढ़े लिखे बच्चों से पूछिए, पढ़े लिखे बच्चों। देखिए इस देश में बेरोजगारी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमारे यहाँ अनस्किल्ड बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति स्किल्ड है, जो व्यक्ति के पास ट्रेनिंग है, एक भी बता दो, एक भी दे दो मेरे को, मैं लगाता हूँ नौकरी, मैं दिलवाता हूँ। अरे छोड़ो वो सरकारी के लिए, वो सरकारी के लिए नौकरी क्यों कर रहा है वो? अरे उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सरकार। और सुने, अगर बेरोजगारी नहीं है सुन लें, अरे सुन लें, 80 करोड़ लोगों को पट्टा कराना है, जिसको पेंशन चाहिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं दे पाए। अगर उन्हें काम मिल जाता तो वो अपनी जेब में पैसा कमाता। ठीक है, सच में ठीक है। जनता की बात कर लेते हैं, जनता क्या कहना चाहती है, जनता से जान लेते हैं। बोलो भैया जी कह रहे हैं जिनको पेंशन चाहिए वही सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, तो नेताओं को पेंशन क्यों मिल रही है? अगर समाज सेवा है तो सैलरी और पेंशन क्यों? जब इसके लिए मर रहे हैं सब के, हम समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, तो आपको सैलरी और पेंशन क्यों दी जा रही है? सारी सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि जनता के पावर से आप आए हो। कोई जवाब है? ठीक है, जनता का ये सवाल है, ये सवाल जनता का है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अरविंद उपाध्याय जी कह रहे हैं, एक मिनट। अरविंद उपाध्याय जी कह रहे हैं जिनकी ज्यादा एमपी होंगे वो उनका प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो मालूम है, सबको मालूम है। सबसे ज्यादा तो बीजेपी के ही एमपी जीतेंगे और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई एमपी जीतेंगे जब तो बनेंगे। जंगल में एक ही शेर होता है, वो बब्बर शेर मोदी है। नीति जी, जंगल में एक ही शेर होता है और वो
शेर तो मोदी जी हैं, ऐसा है क्या? निश्चय रूप से बाकी सब एक कोने में बैठे हुए हैं और सब एक प्रकार से सांप और नेवले जैसे हैं और गठबंधन जो है वो एक भ्रम की जैसे ही है और ये सारे ही राज्यों में समझ आ गए हैं। चंडीगढ़ और पंजाब में आप देखिए तो वो आपके विधायक तोड़ने में लगे हुए हैं, दिल्ली में भी यही हाल है, उधर वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी और ममता चौधरी को उनके बीच में एक टसल चलती रहती है। आप एक चीज समझिए, केंद्र ने अगर मुसलमानों को अगर किसी ने इस्तेमाल किया है आजादी से लेके आज तक तो वो एक पार्टी का नाम है कांग्रेस। उसने केवल मुसलमान बहनों को आजाद किया तलाक के अभिशाप से, वो सेंटर ने। और अभी कर्नाटक से न्यूज आई है कि वहां के शिक्षा मंत्री जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बुर्के के पीछे अगर मुसलमानों को, हिजाब के पीछे हमारी बहनों को डालने वाला अगर कोई सरकार है तो वो कांग्रेस है। वो कभी नहीं चाहती कि मुस्लिम हलाला को बंद नहीं करते हैं, आपके घर बताइए, केवल मुस्लिम बेटियों को पीछे करने के लिए काम करते हैं कि वो कभी भी आप लोग करते हैं। ये वो लोग हैं जो 1971 के बाद में पाकिस्तान से प्रेम इतना बढ़ गया इन लोगों को कि हमारे होम मिनिस्टर अडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाते हैं, 71 बाद कोई भी हिंदुस्तानी पाकिस्तान नहीं जाते। यही भाजपा के लोग पाकिस्तान, इन्हें पाकिस्तान प्रेम ज्यादा है। और जो हमारे 43 सैनिक शहीद होते हैं उन सैनिक शहीदों की रिपोर्ट आज तक नहीं आती। ये वही भाजपा के लोग है ना, बात करते पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अगर कोई होम्योपैथी है वो आरएसएस और भाजपा है, उसके लोग हैं, वही लोग पाकिस्तान जाते, वही बात करते हैं। फिर ऐसा क्यों है आसिफ साहब कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करते? वो बार बार टेबल टॉक करने के लिए कहते हैं लेकिन फिर भी हम राजी नहीं होती, ये सरकार राजी नहीं होती। आप कह रहे हैं सबसे बड़े हिमायती है, सबसे बड़े दोस्त हैं। आप ये बताइए ना, एक चीज बताइए, अडवाणी जी गए नहीं गए? और ये बताइए कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद पाकिस्तान गया? सिर्फ भाजपा के गए, आरएसएस के गए और दूसरा कोई नेता नहीं गया, यही लोग गए। इन्हीं को मोहब्बत है। ये कांग्रेस चाहती है, आम आदमी पार्टी चाहती है कि मुस्लिम बच्चियां मदरसे में पढ़ती रहें और वहीं बुरके में बैसी रहें। उन्हें देश दुनिया की रौनक, आज़ादी और विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर इनको मतलब होता उनकी इच्छा से तो ये आगे बढ़ के कहते हैं नहीं हम भी यही करेंगे, मुस्लिम बच्चियों को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। नहीं, पर ये बस कि मुस्लिम नेताओं की रूढ़िवादी सोच के साथ अड़े हैं कि हमें बस वोट मिल जाए, वोट की राजनीति के पीछे चिंता। साजिया जी अब 14 से पहले पढ़ी है बाद में पढ़ी है? आपने पढ़ाई, साजिया जी आप भी मुसलमान है, आपने पढ़ाई 14 से पहले की है बाद में की है? 14 से पहले की है। ये सोच है, देखिए ये आपकी नीच सोच है, दिखाई दे रही ना। मौका मिल गया, क्या लेके बैठ गए? मौका मिल गया शाजिया जी के सुनिए, आप अपनी हिंदू बहनों का ख्याल तो करने वाला नहीं बोलो। आप ये कह रहे हैं आसिफ साहब 14 के बाद मुस्लिम बच्चियां पढ़ ही नहीं पा रही हैं, उनको बुर्के में ढक दिया गया है, उनको हिजाब पहना दिया गया। आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताइए? जिस तरीके से मुस्लिम बच्ची हमारी माँ बहनें पढ़ती आ रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिख के आगे आ रही, हमारी बहनें भी नौकरी करती है 14 से पहले ही, आज भी नौकरी, हमारी भाभियां नौकरियां करती हैं, ऐसा नहीं। इनको दुख होता है, बुरा लग रहा है। शाजिया जी पढ़ लिख गई है, इनके माँ बाप की वजह से इनको बुरा लग रहा है। देखिए, मुझे 14 के बाद भी इस देश में जो तब अधिकार प्राप्त थे वो आज भी अधिकार प्राप्त है। मुझे इस देश में गाड़ी चलाने का अधिकार प्राप्त है, अपने हिसाब से जीवन जीने का, अपने धर्म को मानने का अधिकार प्राप्त है। तो फिर दिक्कत किस बात? तो इसी बात को दिक्कत तो इनको है ना, हम तो कह नहीं दिक्कत तो है ही नहीं, दिक्कत होती तो रोका जाता। मैं आसिफ जी से मेरा सवाल आसिफ जी से ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मुस्लिम बहनों का परसेंटेज कितना है पढ़ाई का, मुझे ये बताइए। आप मुस्लिमों के पैरोकार बने हुए हैं, मुस्लिम बहनों के पैरोकार बने गए, आप मुझे ये बताइए मुस्लिम बहनों में परसेंटेज कितना है शिक्षा का, मुझे आप बताइए। और 14 मैं बड़ा अच्छा हिसाब दूंगा। जब ये कानून आया कोर्ट का, भाजपा जब कानून लेके आई कि कोई भी किसी बीबी के साथ रह सकता, वो इसलिए लाया गया कि हिंदुओं के अंदर तलाक होने में 10-10 साल लगते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं कोर्ट के अंदर धक्का खाते में, इसलिए कानून लेकर कोई किसी भी नहीं। आज ये बेहतर है, कैसे बेहतर हो जाएगा? यही में है, हस्बैंड सऊदी में जॉब कर रहा है, वहाँ उसने दूसरा निकाह कर लिया, तीसरा कर लिया। प्लीज पोजीशन। अरे ये कौन तय करेगा कि भाई कौन किसका हितैषी है, कौन किसका दुश्मन है? यहाँ बैठ के तय 4 आदमी तय कर देंगे? वो समाज तय करेगा, समाज बताएगा कौन दुश्मन है और कौन उनका हितैषी है। तो ये कह देने से नहीं होता है।
और देखिए वो वोट करता है तो बहुत सोच समझ के वोट करता है, न मेरे कहने से करता है ना आपके कहने से। वो पूरा कैलकुलेट करता है कौन ईमानदारी के साथ मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे मुद्दों की बात कर रहा है, कौन मेरे हित की बात कर रहा है और कौन मेरा दुश्मन है। यहाँ आप हल्ला मचाएं या आपस में वो बहस करें, उससे कोई फायदा नहीं है। अब कोई इतना मूर्ख नहीं है, अब कोई इतना मूर्ख नहीं। अरे ये ठीक है, मैं भी हूँ। देखिए आसिफ ने बहुत ही गलत बात की है कि भारतीय जनता पार्टी कानून लाया है कि कोई किसी की बीवी के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी गंदी सोच नहीं है। ये ओबीसी के प्यारे हैं, ये ओबीसी के मित्र हैं और ओबीसी को ये मित्र भी मानते हैं और पब्लिकली दिखाते भी हैं। ये कट्टरपंथी जितने हैं वो इतने पाले हुए, जितने कट्टरपंथी, इनको दर्द होता है। आप जैसी महिलाएं जब बाहर आती है, आगे बढ़ती है तो इनको दर्द होता है, इनको बुरा लगता है, इनकी इज्जत खराब होती है, इनको लगता है कि इनकी बहन बेटी भी बाहर आएंगी, वो भी आगे जाएंगे। इनको दिक्कत है, अरे आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, 5% भी नहीं है, 95%। हमारी बहनें नौकरी भी करती हैं। पूछना चाहता हूँ, आसिफ भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारी बहन बेटा, अरे वो भट्ट कौन था? वो मुस्लिम नहीं था क्या? उसका गला काट देता था, आप जैसे मुसलमान की उसको मार देते हैं। कैसी बात करते हैं आप झूठी बात करते हैं। क्या कितने बच्चे पढ़े हैं? आपने कभी उनको कंप्यूटर दिया क्या? आज मदरसे बंद हो रहे हैं, वहाँ पे कंप्यूटर युग आ रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। और कांग्रेस की सोच, जब भी माँ कास्ते मुसलमान को, और जो साजिद बहन से बात करते हैं, पत्रकारिता है, इनको सलूट है। एक मैं इनको जवाब देता हूँ। भाई साहब ने हिंदू धर्म की बात की, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में तलाक शब्द ही नहीं है। हमारा 16 संस्कार में एक विवाह भी एक संस्कार है। मगर पिछले जब ये हिंदू कोड बिल बना, हमने उसको एक्सेप्ट किया। अगर जो कमी थी हमने एक्सेप्ट किया, मगर देखिए जहां हलाला की बात होती है वहां पुरुष उसका समर्थन कर रहा है, महिला नहीं है कोई। अगर महिला को खड़ा किया जाए ना यहाँ पे, वो उसका विरोध करेगी। जैसे 3 तलाक का किया, क्या कोई सऊदी में बैठा हुआ है 3 तलाक तलाक तलाक, कौन जूझ रहा है उससे? आज भी एक मिनट, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी एक बात कहना चाहूंगा कि अभी भी इस कानून में अभी खामियां हैं। अभी भी 3 महीने के बाद उसको पूरा प्रॉपर्टी राइट लड़की को नहीं मिल रहा है। उस पे अमेंडमेंट हो वहां पे और प्रॉपर अधिकार हो। और भारत में कोई भी किसी भी धर्म की अगर कोई लड़की है, औरत है, उसको प्रॉपर अधिकार होना चाहिए जीने का। ये 21वीं सदी में है, जी रहे हैं, अगर भी उस पर शोषण होता है, इसी धार्मिक कुरीतियां। देखिए आप प्रोग्रेसिव हैं, आप यहाँ खड़े हैं, बात रख रहे हैं अपनी समाज की, वैसे ही प्रोग्रेसिव होकर अपनी औरतों की भी बात करना हमने एक्सेप्ट किया। बहुत चीजें ऐसी थी जो हमें धार्मिक चीजों की वजह से हमें निषेध था, हमें विवाह के बाद तलाक शब्द हमारे में नहीं था, मगर हमने उसको एक्सेप्ट किया। अगर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। और कौन बोलना चाहता है? ये भाई साहब कह रहे हैं ओबीसी ओबीसी ओबीसी, तो ओबीसी की चाल कैसी थी और कैसे बोलते हैं ओबीसी? हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, तो ये हाल है इनका। कब सुना आपने? ये कब सुना? जब आपने सुना, अभी तो सुना मैंने भी। तो इनकी सोच ऐसी है। तो रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने आज तक मुसलमान का शोषण किया, इस्तेमाल किया हथियारों की तरह, उनको ना पढ़ने दिया ना आगे बढ़ने दिया, हाथों में थमा दिए पत्थर और गन। समझना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको? आपकी भी अच्छी खासी उम्र होगी, मेरी भी अच्छी खासी उम्र है, यहाँ मौजूद सभी लोग अच्छी खासी उम्र के व्यस्त लोग हैं। क्या काम किए मुसलमानों के लिए ऐसे जो इतनी दीवानगी है? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ। देश को बांटा सबसे पहले कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान करने के, उसके बाद जो मुसलमान यहाँ रह गए उसको केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। क्यों नहीं मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के अभिशाप से उन्होंने आज़ादी दिलाई। और आज जैसे कि मैं बता रही थी, कर्नाटका में हमारी मुस्लिम बहनों और बेटियों को अगर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी जाना है तो उसके लिए भी वो पैरवी कर रहे हैं कि ये पर्दे में जाएं, ये बुरके में जाएं, ये हिजाब। क्यों नहीं मुस्लिम बहनों को आज़ादी मिलती है और क्यों नहीं उनको आगे? अगर हमारे में कोई कुरीतियाँ थी हिंदू धर्म में, चाहे वो सती प्रथा थी, कोई थी, हमने अपनी बेटियों को उस कुरीतियों से आज़ादी दिलवाई। क्यों मुस्लिम बहनों को इन कुरीतियों से आज़ादी नहीं मिलती है? क्यों उनको आगे बढ़ने की जगह नहीं मिलती है? और ये देखने को विश्व में मिल रहा है कि कैसे जितना मुसलमान भारत में, हिंदुस्तान में सुरक्षित है, वो अपने मुस्लिम देशों में भी सुरक्षित नहीं है। ये सोचने की बात है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर जाता रहा।
जैसे कांग्रेस हटी वहीं से पाकिस्तान का ग्राफ, क्योंकि टेररिज्म को पालने वाले, मुसलमान के अंदर ये जिहाद की मानसिकता डालने वाले, उनको जो है विकास की नीति से दूर रखकर केवल और केवल तुष्टीकरण और जिहाद जैसी इसी छोटी सोच के साथ मुसलमान को पीछे रखा गया, आगे बढ़ने से रोका गया। क्योंकि ये वही राजनीति, वही बीजेपी पार्टी है। जब अगर कोई योग्य मुसलमान है तो अब्दुल कलाम आजाद को अगर शीर्ष पद पे अगर किसी ने बिठाया तो वो भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री ने बिठाया, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल और केवल अगर विकास की धारा निकल सकती है तो वो शिक्षा और आजादी से निकल सकती है। लेकिन कांग्रेस शिक्षा और आजादी को हमेशा मुसलमान को रोकती रही है। इस तुष्टीकरण में मुसलमान तो मानते हैं कि बाकायदा लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए मनीष दी मुआवजा दिया जाता है माइनॉरिटीज को कांग्रेस के शासनकाल, यही काम तो गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि बेटियां आगे बढ़े, ताकि बेटियां पढ़ सके। फिर आप लोग कैसे कहते हैं कि मुसलमानों ने बेटियों को पीछे किया? शाहजहा जी, मुसलमानों के हिक में बहुत अच्छा एक काम किया। 62 साल की एक महिला थी शाहबानो, वो कह रही थी मेरे को तलाक हो गया है, मुझे मेंटेनेंस दे दो, नहीं देंगे। कांग्रेस ने कहा अगर मुसलमानों ने कहा नहीं देंगे तो नहीं देंगे, कानून बदल दिया सुप्रीम कोर्ट का। तो ये एक काम किया है ताकि मुस्लिम महिलाएं हमेशा घर में पर्दे के पीछे दबी रहें। हाँ, दिखाने को हम वजीफा भी देंगे, कंप्यूटर भी देंगे, लेकिन खुली सोच नहीं देंगे। जब तक बच्चियां घर से स्कूल की तरफ जाएंगी नहीं, मदरसे में पढ़ती रहेंगी, तो विकास होगा कैसे? आज आपके जैसे उच्च जिजीविषय वाले लोग, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले बच्चे, चाहे आप हमें 20 ऐसी महिला पत्रकारों को जानता हूं जो मुस्लिम हैं और आगे बढ़कर फ्रंट पे खुले में पब्लिक के बीच में हिम्मत के साथ डिबेट कर रही है, वो तभी संभव है जब आपको अपने घर से सपोर्ट मिला और आपकी खुद की विल पावर थी। जहां एक भी चीज कमजोर हुई वहाँ लड़की रह जाती है। ठीक। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत मैक्सिमम मुस्लिम बेटियों को शिक्षा मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख से ऊपर केवल महिलाओं को आवास मिला है। कांग्रेस के शासनकाल में नहीं मिलती थी नीति जी। बिल्कुल, कांग्रेस के शासनकाल में तो मदरसों में भी, वहाँ पे भी बेटियां नहीं जा सकती थी। बेटियों को आज उन्होंने फिर पर्दे में डाल दिया। कर्नाटक में हो क्या रहा है कि केवल और केवल मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। नीति जी, मैंने भी सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है, 2014 से पहले प्राप्त की। मैं मानती हूँ शाजिया जी, लेकिन आप वहाँ जाके कर्नाटक में देखिए, क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम करने के लिए आपको बुर्के में बैठना जरूरी है? क्यों आज 2023 में जब विकास की धारा आगे जा चुकी है, आप यहाँ पे किन कपड़ों में? क्या मैं आपसे पूछता, हिजाब में मेरा इंटरव्यू करती तो क्या आपको उचित लगता? क्या आपको ये नहीं लगता कि आप और मेरे में एक दीवार खड़ी की जा रही है? क्यों एक महिला? पॉइंट है, इस पर जवाब है आसिफ साहब। हिजाब आपका हक है, पहने नहीं पहने मत पहने, आपको मना किया, मैं तो कह रही है कि कंपलसरी किया। खबर पूछिए उन्होंने। अभी कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कंपलसरी किया है कि एंट्रेंस एग्जाम में मुस्लिम बेटियां हिजाब पहन के आएंगी। उन्होंने कहा जिनका दिल करे पहनिए। हमको ये बोला उन्होंने, ये इनको लग रहा है कि इनके मंत्री की तरफ वोट करिए, हिजाब वाला पेपर नहीं देगा, ये हिसाब है। क्यों आजादी नहीं मिलती है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं क्या है। दिक्कत है? दिक्कत है महिला को दूसरी आपको महिला क्या? की आजादी आपको से। क्या? क्यों नहीं दिक्कत? आपको क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? मुझे तो दिक्कत नहीं है। मेरी बहन बुर्खा पहने, हिजाब लगाए, बिना बुर्खे के जाए, मुझे दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है आसिफ साहब, लेकिन क्या आपने कभी बहन बेटियों से पूछा है कि वो पहनना चाहती है या नहीं? दिक्कत क्या? मैं क्या ने कहा ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे घर में दिक्कत। तू ऐसी लानत वे जो लानत वोट के लिए बिक जाए अपने आप को, जो बेच दे, तू ऐसी लानत वे। होने देते, ये समाज का विकास नहीं होने देंगे। ये ऐसे नुमाइंदे जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी का भी बंटाधार हो जाएगा। विकास के नाम पे तो देश को लूट समय नहीं है, इससे ज्यादा विकास का नाम समय नहीं है। और यही है जनता की आवाज। यहाँ पर जनता भी बेसब्र है और खास मेहमान भी बेसब्र है, अपने आप से कुछ ना कुछ कहना जरूर चाहते हैं, हर मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। और ये वो शो है जिसे बिना एडिट किए हम आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए देखते रहिए देश की राजधानी दिल्ली से जनता की आवाज, जनता के साथ।